ईरान अमेरिका जंग बंद और पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए मेज़बान, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल और लबनान के दरमियान जारी जंग भी बंद हो चुकी है। उस बारे में भी मुज़ाकरात होंगे इसराइल और लबनान के दरमियान, और ये मुज़ाकरात होंगे अमेरिका में। इन मुज़ाकरात में क्या हो सकता है और लबनान जंग में इसराइल ने क्या खोया? मेरे साथ मौजूद है अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, एक जानिब पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब लबनान और इसराइल की जंग भी बंद हो चुकी है और उनके दरमियान भी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। क्या वो मुज़ाकरात कामयाब होते देख रहे हैं? असल में नेतन्याहू के पास कोई एक ऑप्शन नहीं था जंग का। अब वो चाह रहा था कि वो इन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में और जंग बंदी हो सकती है अमेरिका के दरमियान और मुस्तकिल तौर पे ईरान के दरमियान, तो उसको सबूताज कैसे किया जाए। तो उसने कहा कि यकतरफ़ा तौर पे मुझे तो आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया इन सारी बातों के अंदर, मैं तो स्टेक होल्डर था। तो अब मैं जाऊँगा और लबनान में बमबारी करूँगा और एक ऐसी जंग छेड़ूँगा जो गैर ज़रूरी जंग है, और उसको तूल देने की कोशिश करूँगा ताकि दुनिया की अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हो जाए और ये सबूताज कर सके सारी चीज़ों को, जो कि बुरी तरह नाकाम हो गया। और अमेरिका ने भी उसको शटअप कॉल दे दी और उसको कहा कि दुनिया में अब हम चाहते हैं कि अब हम बातचीत की तरफ जाएं, अमन की तरफ जाएं। तो अब वो उसको लबनान पे हमले रोकने पड़ गए मजबूरन, और वो ये ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको फिर वो मजबूर हुआ और उसने वहाँ पे हमले रोक दिए। तो मुज़ाकरात का एक मैदान जो है वो सजने वाला है वाशिंगटन में, और बताया जा रहा है कि वाइट हाउस में शायद होगा। तो वहाँ पे जब ये बात करने जाएंगे तो ये इसी तर्ज के मुज़ाकरात होंगे जिस तरह से यहाँ पे हो रहे हैं। तो उसमें लबनान सामने बैठेगा, इसराइल सामने बैठेगा और वो बात करेगा। और बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि चूँकि इसराइल बिल्कुल ही गलत था 100% इस सारे हमलों में, तो उसको पीछे हटना पड़ेगा, उसको अमन की राह हमवार करनी पड़ेगी और मजबूरन ही सही लेकिन बात करनी पड़ेगी। लेकिन लबनान के साथ जंग में इसराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनकी कोई सैकड़ों उनके मरवाका टैंक तबाह हो गए, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हो गई, उनके बहुत सारे फ़ौजी मारे गए। उस वहाँ से क्या इत्तलात सामने आई हैं? मिलियंस ऑफ डॉलर का एक टैंक था मराका, 6-6 मिलियन डॉलर के गालिबन वो टैंक थे, और वो ऐसे तबाह हो गए जैसे वो खिलौने हैं। ऐसी वीडियो भी आई कि वो जा रहे हैं एक पुल पे, एक पुल से तबाह हुआ, एक एक करके तीनों टैंक गिर गए और तबाह हो गए, नाकाबिल इस्तेमाल हो गए, तबाह हो गए। तो इस तरह से जब दर्जनों टैंक और सैकड़ों टैंक तबाह हुए हैं तो उसके बाद उनको बहुत झटका लगा है। इसके अलावा उनकी फ़ौजी बहुत बड़ी तादाद में मरे हैं। अच्छा, न सिर्फ मरे हैं बल्कि जो एक कुमक पीछे से आती है वो भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है इसराइली फ़ौज में आने से। खुद ये बात मतलब ये खबरें मैंने भी पढ़ी हैं कि कई इसराइली फ़ौजी जो हैं उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, फ़ौज में भर्ती होने से इनकार कर दिया। और उनका आर्मी चीफ खुद ये कह रहा है कि प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि लोग हमारे पास आएँ, हम इतने पर्क्स बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेकिन असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है आदिल भाई कि वो पर्क्स और बेनिफिट्स जो इसराइली फ़ौज में थे वो तो बहुत आसान से थे ना, कि जाके आपको मजलूम बच्चों को काटना है, मारना है गज़ा के, वो तो इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं थे कि कॉम्बैट के लिए आगे उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आगे से इतनी हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और हिजबुल्लाह के पास ऐसे एंटी टैंक शिकन मिसाइल हैं, वो टैंक पर फायर करते हैं, वो मिसाइल जाकर टैंक पर लगता है, उसमें सुराख बनाता है, उसके बाद टैंक के अंदर घुसकर फटता है। जी, तो इससे तो मतलब साफ अंदाज़ा होता है कि जो वहाँ के सीन्स होंगे वो किस कदर हौलनाक होंगे इसराइलियों के लिए, और उन्होंने तो ये सब चीज़ें देखी नहीं है। मैंने एक वीडियो देखी थी आदिल भाई जिसमें 2 ख़वातीन जो IDF की ऑफिसर्स थी वो बर्गर खा रही थी केचप लगा के। तो उनसे किसी ने कहा हाँ आज का दिन कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि यार अभी तो बर्गर खाने दो, हमने बच्चों को काटा है, अब हम थक गए, अब हम बर्गर खाएंगे, अब हम दोबारा बच्चों को काटेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि किस तरह के ये लोग थे। तो ये जो ख़वातीन मिसाल के तौर पे जो बर्गर खा रही थी, क्या आप इनको ले जाके हिजबुल्लाह के सामने लड़ने के लिए खड़ा कर सकते हैं? उस मैदान में कर रहे थे वो तो निहत्ते लोगों के खिलाफ कर रहे थे ना, बच्चों के साथ कर रहे थे, बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ उनको काट रहे थे, उनको मार रहे थे। इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि लेबनान में ये घुसेंगे तो हिजबुल्लाह से जब इनका सामना होगा तो हिजबुल्लाह तो इनको नाकों चने चिपवा देगी, और हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने वही किया। बिल्कुल, उन्होंने जब वहाँ से ताबूत भेजने शुरू किए ना लबनान से, तो ये उनको आइडिया नहीं था। अच्छा, ये मरे भी दर्जनों की तादाद में एक साथ हैं। कुछ वीडियोस में ऐसा है कि ये लोग खड़े मुशावरत कर रहे हैं कि किस तरह हम आगे जाएं और उस इलाके पे जाके हमला करें, अटैक करें हिजबुल्लाह पे। तो हिजबुल्लाह बहुत दूर से उसको देख रहे हैं अपनी दूरबीनों से, और उसके बाद उनके स्नाइपर्स बैठे हैं। उन्होंने वहाँ से जो है एक रॉकेट फायर किया, और जब रॉकेट गया तो एक साथ 15-15 लोग जो हैं उनके वो मारे गए और वो उड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये सारे मनाजिर जो हैं जब हमने देखे हैं तो ये IDF ने भी देखे हैं, इसराइलियों ने भी देखे हैं। उसके बाद कौन इस फौज में
में जाना चाहेगा और बेमौत मरने के लिए, और फिर आपके पास कोई जवाब भी नहीं है। आप अपने मुल्क के लिए नहीं मर रहे, आप किसी कॉज के लिए नहीं मर रहे, आप जाके मजलूमों को मार रहे हैं, आप जाके लड़ रहे हैं। तो आपको समझ कहीं ना कहीं आपको ये जस्टिफिकेशन चाहिए होती है कि मैं अगर किसी से लड़ने जा रहा हूँ तो उसके पीछे मैं कितना मजबूत हूँ जस्टिफिकेशन के हवाले से। तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार मेरे पास तो कोई ऐसी बात ही मैंने नहीं खबर है। पढ़ी थी और कुछ वीडियोस भी देखी कि जो इनके फौजी मर गए थे, जो जहन्नुम वासिल हो गए थे, उनकी लाशें उठाने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी जो है ना वो फायरिंग की गई, मिसाइलों से फायर किया गया और एक हेलीकॉप्टर उनका तबाह भी हो गया। ऐसी वीडियोस भी हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे वीडियोस भी हैं कि जिसमें उनकी लाशें पड़ी हुई हैं और कोई उठाने वाला ही नहीं है। तो ये भी एक शिकायत रही है उनको कि हम जब मर जाते हैं तो हम लावारिस पड़े रहते हैं और हमें पता नहीं कोई जानवर आके नोच के ना ले जाए, वो करते हैं। तो ना हमारी ज़िंदगी में कोई इज़्ज़त है, ना हमारी हलाक होने के बाद जहन्नुम वासिल होने के बाद कोई इज़्ज़त है। तो आप हमें जब ओन ही नहीं कर रहे तो हम एक ऐसी फ़ौज के लिए क्यों लड़ेंगे जो हमें ओन ही नहीं करना चाहती। तो लबनान की जो पिक्चर है ना, ब्रॉड पिक्चर जो है वो बहुत ही हौलनाक थी। ये तो सिर्फ नेतन्याहू की एक आप कह लें ज़िद थी। अगर आप उसको मिलिट्री कैलकुलेशंस के हिसाब से देखेंगे तो कभी भी आप इसराइल को कभी मशवरा कोई नहीं देगा कि तुम जाके लबनान के अंदर लड़ो, इतनी दूर जाके लड़ो जिसमें तुम्हारी एयरफोर्स की भी वो अब कैपेसिटी नहीं रही है। ईरान ने उसको इतना इंगेज करके इतना मारा है, उनका सबसे ज़्यादा उनका हौसला तोड़ दिया। मैंने आपके साथ एक वीलॉग किया तो इसमें आपने बड़ी तफसील के साथ ये बताया था कि तकरीबन 60% उनकी जो है ना फ़िज़ाइया वो तबाह हो चुकी है। उनकी फॉरवर्ड अटैक की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है इसराइल की, और इसी पे उसको नाज था। और पूरे मशरिक़ वस्ता को अगर कोई वो डराता था ना बैठकर, तो वो इसीलिए डराता था क्योंकि उसने अमेरिका से ख़रीदे थे F-35 अडीर। ये तैयारे जो थे ना, इन पे कोटिंग हुई हुई है, ये रडार्स में नहीं आते थे। तो अमेरिका ने इस गारंटी के साथ $100 मिलियन का एक तैयारा दिया था उसको कि अब 40 साल छुट्टी तुम्हारी, तुम ही हुक्मरान हो यहाँ के। हुआ ये कि एक ही रात के अंदर में इसराइल की छुट्टी हो गई। उसकी एयरफोर्स की फॉरवर्ड कैपेसिटी ख़त्म हो गई, 60% उसकी फ़िज़ाइया बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जो 40% रह गई है वो ट्रांसपोर्ट के तैयारे हैं, फ्यूल के तैयारे हैं, छोटे मोटे तैयारे हैं। अगर कोई फाइटर जेट्स हैं तो वो पुरानी नस्ल के हैं, वो जदीद नस्ल के नहीं है, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बराबर में जाके ईरान पे कुछ कर सकें 1000-1500 किलोमीटर जाके और कोई परफॉर्मेंस दे सकें, आपको कुछ रिजल्ट दे सकें। जो तैयारे उसके काम के थे वो सब नेवतम एयर बेस पे और रमून एयर बेस पे, दोनों पे हमला करके जो है वो उसने ख़त्म कर दिया ईरान ने। और ये एक ऐसी शानदार कहानी है कि इसको लोगों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि किस तरह ईरान ने आधे घंटे के अंदर इसराइली एयरफोर्स का ख़ात्मा कर दिया एक ही रात के अंदर। और एक तरफ से मिसाइल आ रहे थे और ड्रोन्स आ रहे थे इराक़ की तरफ से, और एक तरफ से आ रहे थे ईरान की तरफ जी, और ईरान की तरफ से। और ये साइमल्टेनियस अटैक था और इंतहाई एहतियात से बनाई गई इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे ये था। 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है रात को, 2:17 पे अटैक किया गया, 2:45 बजे तक समेट के वो लोग वहाँ से निकल गए। और उसके बाद नेतन्याहू ऐसे ही नहीं हमें नज़र आ रहा है उजड़ा सा, बिखरा सा, और वो ऐसे ही नहीं हम उनकी बातें करना शुरू हो गया अचानक कोशिश करके, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है। वो लबनान के अंदर उसको जंगबंदी करनी ही थी, लबनान ने उसको तोड़ दिया, ईरान ने उसको तोड़ दिया, और उसके अंदर अब कोई कैपेसिटी रह नहीं गई कि वो कोई बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस अपनी सरहद के बाहर कर सके। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।